शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। जल्दी से हैंड फ्री लगा लें क्योंकि बहुत ड्रामनी कहानी आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। आज की पहली खौफनाक कहानी राहत शेयर कर रहे हैं। राहत कहते हैं हम लोग कोट मोमन के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मैं एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के इलाके में सर्दी की रातों में एक आदमी आया करता था जो ड्राई फ्रूट्स बेचा करता था। हम लोग उसके इंतज़ार में होते थे। वो हर गली में जाता था, ड्राई फ्रूट्स बेचता था। हर किसी की यही कोशिश होती थी कि हम लोग शॉप्स पर जाने के बजाय उसी से ड्राई फ्रूट्स ले लिया करें। उसके जो ड्राई फ्रूट्स होते थे, उसकी जो मूंगफली, अखरोट, जो भी उसके पास चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा ताज़ी होती थी और गरम गरम मूंगफली वो उसी टाइम जैसे वो बना कर देता था। इसके इंतज़ार में सब होते थे। जब सर्दी ज़्यादा होने लगी तो वो कुछ ज़्यादा ही लेट होने लगा। कभी वो 8 बजे आता था तो सब ले लिया करते थे, बच्चे भी ले लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात 9 तक चली गई, फिर रात के 10 तक बात चली गई। हम उसे कहते थे कि अंकल असलम आप जल्दी आया करें। उसका नाम असलम था। तो वो ये कहता था कि मुझे जो बस स्टॉप है मैं वहाँ पर भी अपनी रेडी लेकर जाता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 जगहों पर और भी जाता हूँ, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी इस इलाके में आया करूँ। इसी तरह से 5-6 दिन गुजर गए। अंकल असलम आए ही नहीं। हम लोगों के गाँव से, यानी हम लोगों के इलाके से थोड़ा एक गांव था, वहां पर वो रहते थे। उन्होंने हमें बताया था, हमने उनका घर नहीं देखा था। हम लोग बड़े परेशान कि अंकल आए नहीं, इतने दिन हो गए हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले के सभी लोग जो उनसे लेकर ड्राई फ्रूट्स खाते थे वो यही बात नोटिस कर रहे थे कि अंकल आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह खैर करे, बीमार ना हो गए हो। सर्दी होती है, सुनसान रातें होती हैं, इंसान है, इंसान थक भी जाता है और बीमार भी हो जाता है। और हम लोगों का जो इलाका है आजकल के दौर में भी, जैसे इस आज की भी अगर हम 2025 की बात करें तो आज भी वहाँ पर मिट्टी के घर आज भी लोगों के हैं। बड़े बड़े खूबसूरत घर भी हैं लोगों के, लेकिन मिट्टी के घर कुछ जैसे गांव का भी कुछ हिस्सा है और शहरी भी लगता है, इस तरह का मिक्स हो जाता है। इसी तरह से एक दिन की बात है, मैं जा रहा था तो मैं बस स्टॉप पर गया। मेरे एक दोस्त ने आना था, मैं उसको लेने के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि अंकल असलम वहाँ पर खड़े हुए थे। ये असर के टाइम की बात है। मैंने उन्हें पहचान लिया और मैं तेज़ी से उनके पास गया। मैंने अपने दोस्त को भी साथ लिया। मैंने कहा कि अंकल अब आप आते नहीं हैं, इतने दिन हो गए हैं, सब आपका इंतज़ार करते हैं। ऐसी आपकी गरम गरम मूंगफली की हमें आदत पड़ी है कि हम लोग इंतज़ार में होते हैं कि आप कब आएंगे। तो वो थोड़े से डर के और कहने लगे मैं आऊँगा लेकिन कुछ दिनों के बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे वजह बताएं, वजह क्या हुई है। उन्होंने हमें उसी टाइम गर्म मूंगफली भी दी। वहां पर एक दरख्त के नीचे वो खड़े थे तो उसके साथ उन्होंने एक बेंच रखा होता था। वहां पर हम लोग बैठ के अंकल के पास वो हमें बातें बताने लगे। कहते कि मैं जैसे तुम लोगों के इलाके में आता था ऐसे मैं रूटीन से आ रहा था। उस रात हुआ ये कि मैं ज्यादा लेट हो गया। मेरी रेडी का ये जो एक टायर है ये खराब हो गया था। इसको ठीक करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई, 11 का टाइम हो गया। जब मैं आप लोगों के इलाके में आया तो मेरे से कुछ लोगों ने मूंगफली वगैरह ली भी। उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे गलियां बड़ी सुनसान सी हैं। सर्दी भी ज्यादा थी। दूर जैसे फिजा में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैंने पहले सोचा कि मैं बस अब यहीं से वापस चलता हूँ, लोग सो गए होंगे, इतनी रात को किसने मेरे से मूंगफली लेनी है। मैं उसी जिस तरफ आया था उससे अगली तरफ से मैं वापस जाने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो इलाका इतना सुनसान सा है या वहां पर ये मामलात हो सकते हैं। वहां वो जो पुराना बरगद का दरख्त है, जैसे मैं उसके पास से गुजरने लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से
मेरे पीछे पीछे वहां से, उस दरख्त के पास से कोई चलने लगा। मुझे बार बार कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैं पलट कर देखता था, पीछे कोई भी नहीं होता था। मैं फिर चलने लगता था तो छन छन की आवाज वासे तौर पर ऐसे लग रहा था जैसे पाँव में कोई पायल पहने कोई छन छन करता मेरे साथ साथ चल रहा है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लग गया कि माजरा क्या है, कौन है यहाँ पर। उस दिन मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरा टायर भी खराब हुआ है तो उससे पहले कुछ लोग थे, कहीं शादी में जा रहे थे। उन लोगों ने मेरे से मूंगफली वगैरह ली। उनके जैसे वो बच्चे थे, उनके पास वो गजरे और गुल चमेली के कुछ हार थे फूलों के, वो उन्होंने मेरी रेडी के ऊपर ही रख दिए। मैंने भी नहीं उठाए, मुझे भी उनकी खुशबू अच्छी लग रही थी। वो जिस टाइम के मैंने रेडी के ऊपर रखे, थोड़ी सी रेडी वजली भी हो गई और मेरे से धकेली भी नहीं जा रही थी। फिर भी मैं बड़ी हिम्मत करके इसको आगे लेकर आया और इसका टायर बिल्कुल ही उतर गया। ठीक करते करते मुझे देर होगी। अब वो मेरे तो जहन में ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। चमेली के फूल ऊपर पड़े हैं, 2 गजरे थे और चमेली के फूल थे। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए घर ले जाता हूँ, वो बड़ी खुश होगी। वो रेडी के पास ही मैंने एक साइड पर रख दिए और मैं रेडी चलाता रहा। जब उस बरगद के दरख्त के पास से मैं गुजरा तो मुझे वाज़े महसूस हुआ जिस तरह से किसी ने रेडी को पकड़ा है, रोकने की कोशिश किया। मुझे लगा आगे ईंट आ गई है। मैंने चारों तरफ देखा, किसी टायर के नीचे कोई ईंट नहीं थी, सारे पहिए बिल्कुल ठीक थे। अब मैं फिर रेडी को चलाने लगा तो वो एक लम्हे के लिए बस जो रुकी थी, उसके बाद जब मैं चल रहा था तो मेरे पीछे पीछे कोई चलने लग गया। कदमों की आहट बहुत ज्यादा थी, छिन छिन की आवाजें, कदमों की आहट। फिर मुझे ये महसूस हो कि बिल्कुल जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। 1-2 बार मुझे एक साया भी नजर आया। मैं बहुत शदीद डर गया कि क्या माजरा है, ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मैं तेजी से अपने इलाके की तरफ जाने लगा। अब हम लोगों का जो गांव है वो तो वैसे बड़ा सुनसान हो जाता है। 8 बजे से पहले भी लोग सो जाते हैं घरों में, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जाग जाते हैं। मेरे घर पहुंचते तक कोई वजूद मेरे साथ था। उसकी सांस लेने की आवाज, उसके कदमों की छन छन मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने 2-3 बार पूछा भी, कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन है मेरे पीछे, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता था। बहुत ज्यादा खौफजदा आलम में मैं घर पहुंचा। जब मैं घर गया, रेडी मैंने घर के अंदर की। चमेली के वो जो फूल थे वो मैंने अपनी बेटी को दिए और मैंने उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे बड़ा सा बुखार भी हो गया, मेरे जिस्म पर नील के निशान भी पड़ गए और रेडी का वही जो टायर था, वो टायर भी जैसे किसी ने तोड़ दिया, उसकी तारें तक टूटी पड़ी थी। मैं रात को बिल्कुल ठीक घर लाया था। वो जो चमेली के फूल थे, मेरी बेटी ने वो वहां पर जब मैं गया तो खाना वगैरह गर्म कर रही थी, उसने किचन में ही रख दिए। तो मैंने अपनी बीवी को सारी रात वाला माजरा बताया कि ये मेरे साथ होता रहा है। उसने कहा कि पूरी रात किचन से भी अजीब अजीब आवाजें आती रही। ऐसे लग रहा था कि हम लोगों के सोने के बाद बाहर मुसलसल चहल पहल भी हो रही थी। पता नहीं आप ये फूल कहाँ से लेकर आए हैं। मैं भी कुछ परेशान हो गया। मैंने अपनी सारा दिन उधर वर्कशॉप पर ले जाकर इसका पहिया ठीक करवाया, अपनी रेडी का इसको ठीक करवाया। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लग गई। मैं बहुत ज्यादा सोए हुए डरने लग गया। मैं जब भी रात को सोता था, मेरे कानों में बहुत भयानक आवाजें गूंजती थी। मुझे ऐसे महसूस होता था कि मुझे कोई पुकार रहा है। कभी मुझे ऐसे महसूस होता था मेरे कानों के पास आकर कोई रो रहा है। और मेरी बेटी ने वो गजरे जब पहने, उसे बड़ा सख्त बुखार हो गया। इतना सख्त बुखार हुआ कि हमें समझ में नहीं आया कि ये ठीक ठाक थी, इसको हुआ क्या है। और इसकी कलाइयाँ बड़ी सुर्ख हो गई। हम लोगों ने वो गजरे उठाकर बाहर फेंक दिए, लेकिन मैं मुसलसल बीमार था। 2 दिन तो मेरी हालत बहुत खराब रही। तीसरे दिन मैंने काम शुरू किया, अपनी रेडी लेकर गया। वहीं से जब मैं बस स्टॉप से सीधा आप लोगों के इलाके की तरफ आ रहा था, पूरे रास्ते में मुझे एक काले लिबास वाली बुर्का पोश औरत ने बहुत ज्यादा डराया। ऐसे डराया कि जब भी मैं किसी कोने पर खड़ा होता था, दूर अंधेरे में मुझे एक वजूद खड़ा नजर आता था। मैं जब गौर करके देखता था तो काले लिबास वाला जैसे कोई वजूद था। आवाज उसकी कभी औरत की तो कभी मर्द की लगती थी। कभी उसके हंसने की आवाज आती तो कभी रोने की। मैंने बहुत मुश्किल से
वो रात गुजारी जब मेरे पास कोई ग्राहक आता था। मैं तकरीबन 3 गलियों तक आया, उससे आगे नहीं आया। तीसरी गली में मेरे से 2-3 लोगों ने मूंगफली वगैरह ली। मैं बहुत डर गया और मैं वहीं से वापस अपने घर की तरफ आ गया। मेरे घर आने तक वो मेरे पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। उसकी कदमों की आवाज, उसकी आहटें वही छन छन की आवाज हूबहू। मुझे पता लग गया था कि ये कोई और मखलूक है और ये मेरे पीछे लग गई है। ये मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है। रास्ते भर में वो मेरा नाम लेती रही। कभी मुझे ऐसे लगता था वो मुझे पीछे से पुकार रही है। मैं रेडी आगे लेके जाने लगता था तो वो सामने कोने पर खड़ी होती थी। कभी मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह से बिल्कुल मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं पीछे पलट कर देखता था तो पीछे कोई भी नहीं होता था और वो दूर गली के कोने पर खड़ी होती थी। 2-3 दिन तो उसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया, मुझे बहुत ज्यादा डराया। मैं अब किसी तलाश में था कि मुझे किसी बुजुर्ग का पता चले, मैं उनके पास जाऊं, इस बला से अपनी जान छुड़ाऊं। हमारे घर में भी अजीबोगरीब मामला शुरू हो गए। हम लोगों के घर में रात के वक्त जब हम लोग सो जाते थे तो ऐसे महसूस होता था कि हमारे घर में कुछ चलता फिरता है। मेरी बेटी ने, उसकी तबीयत खराब थी, किचन से पानी पीना था। जो ही वो उठकर किचन में जाने लगी तो वो क्या देखती है कि हम लोगों के सहन में एक कोने में एक काले लिबास वाली औरत जमीन पर बैठी हुई है। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा इतना काला था कि समझ में नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा है कहाँ पर। मेरी बेटी चीखें मारने लगी, वहीं गिरी और बेहोश हो गई। जब ये मामलात बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हम लोग तो परेशान होकर रह गए। वो जो बेली के फूल हमने घर से बाहर फेंके थे, वो गजरे हम लोगों के घर में एक बेली का दरख्त था, उसके ऊपर किसी ने फेंक दिए। पता नहीं किसने फेंके। वो इतने ऊंचे थे, ना हमसे उतरते थे ना हम उतार सकते थे। उसका हमें पता तब चला जब उसकी खुशबू महकने लगी। शाम होते साथ ही हम लोगों के घर से चमेली के फूलों की खुशबू महकने लग गई। मेरी बेटी डरने लगी और कहने लगी, अम्मी पूरे घर में चमेली की खुशबू फैली हुई है। हम लोगों ने बाहर जाकर देखा, वो गजरे बाहर फेंके थे। अंदर आए तो एकदम से मेरी बेटी की नजर दरख्त पर पड़ी। वो कहने लगी वो ऊपर दरख्त के ऊपर किसी ने लटका दिए। कौन उस दरख्त के ऊपर लटकाएगा? वही मखलूक थी जो तंग कर रही थी। दिन रात मैंने एक किया, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे तो कोई मखलूक बहुत ज्यादा सता रही है, तंग कर रही है। उसने मुझे एक साहिब इल्म का बताया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब हिसाब वगैरह किया, उनका ये कहना था कि जब तुमने वो गजरे, वो मोतिये के फूल, चमेली के फूल अपनी रेडी पर रखे और तुम सुनसान वीरान रास्तों से गुजर रहे थे, तुम ऐसे रास्ते से गुजर कर आए जहां पर आबादी भी नहीं थी। तुम ऐसे दरख्त के पास से गुजर कर आए जहां पर एक पिछल पैरी का बसेरा था। उसी ने तुम्हें पकड़ा था, उसी ने तुम्हारी रेडी को भी रोका था, उसी ने वो टायर भी तोड़े थे और तुम्हारे पीछे लग गई। पहली रात तो उसने अपना आप जाहिर नहीं किया, लेकिन उसकी आहटें, उसका वजूद तुम्हें महसूस होता रहा। लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे पीछे लग गई। फिर वो चीज तुम अपने घर ले गए। वो तो पहले उस खुशबू पर आशिक थी, तुम्हारी बेटी ने पहने तो तुम्हारी बेटी के ऊपर भी वो आ गई। यहाँ तक कि उसका बसेरा अभी भी तुम्हारे घर में है। जब तक तुम्हारे घर में आकर पढ़ाई नहीं की जाएगी, ये चीज तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी, ऐसे ही तुम्हें सताएगी। फिर वो बुजुर्ग हमारे घर आए, उन्होंने हमारे घर में आकर मगरिब के बाद बैठकर पढ़ाई की। जब वो हमारे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, हमारे घर की दरख्त के ऊपर से एक परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी। कभी वो उल्लू की आवाज लगती थी, कभी वो कौवे की आवाज लगती थी, मुख्तलिफ आवाजें थी। काले रंग का एक छोटा सा परिंदा था। वो पढ़ाई करते रहे, वो बोलता रहा, वो पढ़ाई करते रहे, वो बोलता रहा। बिल आखिर जब उन्होंने पढ़ाई करके उस दरख्त के ऊपर हिसार बंदी की तो वो वहां से उड़कर चला गया। और वो जो गजरे के हार थे, वो जो गजरे थे ऊपर लटकाए हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमने ऊपर से उतार कर उनको काले रंग के लिफाफे में बंद करके दूर जाकर मैं फेंक कर आया। उसके ऊपर भी उन्होंने हिसार बंदी की थी, वीराने में फेंक कर आने थे। फिर उन बुजुर्ग ने पढ़ाई की और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने उस इलाके में 11 रोज नहीं जाना। 11 रोज के बाद ये हिफाजत का तावीज गले में पहनकर तुम उस इलाके में जाना, लेकिन कोशिश करना कि बरगद वाली साइड पर ना जाओ। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। जब मैंने वो तावीज अपने घर में रखा, लगाया, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में से तो ना खुशबू आई, ना आवाज आई, ना वो नजर आई। लेकिन मैं अभी भी डरता हूँ, मुझे अभी भी डरावने ख्वाब आते हैं
और मुझे ख्वाब में वाज़े वो मखलूक नजर भी आती है। इसलिए मैं इतने दिनों से आप लोगों के इलाके में नहीं आ रहा और मजीद शायद कुछ दिन और भी ना आऊं, उसके बाद मैं आना शुरू कर दूंगा। जब हमने अंकल असलम की सारी बातें सुनी तो हमने उन्हें बताया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों के इलाके का वो जो बरगद का पुराना दरख्त है उसके बारे में मशहूर है कि वो 80-90 बरस या इससे भी पहले का वो पुराना बूढ़ा दरख्त है। बहुत से लोगों ने कोशिश की उस दरख्त को काटने की, बहुत से लोगों ने ये भी कोशिश की कि उसकी वो जो सूखी जड़ें उनको जला दिया जाए। जो भी ये काम करने की कोशिश करता था उसको एक गैर मरी मखलूक, एक ना दिखने वाला वजूद बहुत ज्यादा तंग करता था। या तो वो आदमी बीमार हो जाता था या फिर उनके घर में मसले मसाइल शुरू हो जाते थे। फिर हम लोगों के इलाके में एक बुजुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि इस दरख्त को ना काटो ना जलाओ, इसके ऊपर बड़ी सख्त मखलूक का बसेरा है, वो तुम लोगों को तंग करेगी। जिन दिनों में इलाके के लोगों ने कोशिश की थी उस दरख्त को काटने की, उस दरख्त को तोड़ने की, जलाने की, उन दिनों में हमारे इलाके में रात को बहुत ज्यादा जिन्नात तंग करते थे, या शायद वही मखलूक थी जो भी देर रात के अपने घरों में आता था वो मखलूक उसे तंग करती थी, आवाजें देती थी। वाज़े तौर पर दरख्त के पास से रोने की आवाजें गूंजती थी। यहाँ तक कि हम लोगों के इलाके में इतना खौफ फैल गया था कि कोई भी डर के मारे वहां से गुजरता नहीं था। अगर कोई रात के वक्त उस दरख्त के पास से गुजरता वो उसे दिखाई भी देती थी। काले लिबास में बुरखा पोश दरख्त के आसपास खड़ी नजर आती थी। फिर लोग शाम तक घरों में बंद हो जाते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे। ये पुरानी बात है, ये अब की बात नहीं है, ये आपके आने से बड़े अरसा पहले की बात है। अब वो बताते हैं कि फिर उसके बाद यहाँ तक कि मस्जिद में ऐलान करवाया गया कि कोई भी रात के वक्त बाहर ना निकले, क्योंकि इलाके में कुछ मखलूकात हैं, जिन्नात, जो तंग कर रहे हैं। अगर बच्चे वहां पर खेलते थे तो बच्चे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था, हमारी जो बॉल से अगर खेल रहे हैं बॉल गायब हो जाती थी, किसी और चीज से खेल रहे होते थे तो एकदम खेलते खेलते वो चीजें गायब हो जाती थी, या हम लोगों को खेलते खेलते कोई धक्का दे देता था। वो अनदेखे वजूद इस हद तक डरा रहे थे कि वो अपना बदला लेने पर उतरे हुए थे। फिर बड़ी कोशिश की, एक बुजुर्ग को लेकर आए। वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने उसी दरख्त के पास पढ़ाई की और उस मखलूक से कहा इनको माफ कर दो, ना तो ये इस दरख्त को जलाएंगे, ना काटेंगे, ना ही इसके पास आएंगे। उसने फिर कहा था कि अगर कभी भी रात 12 बजे के बाद या 12 बजे के करीब इस दरख्त के पास कोई आया, यहाँ से गुजरा या यहाँ पर खड़ा हुआ, मैं उसके पीछे लग जाऊंगी। इसके अलावा मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। जिन दिनों में वो तंग करती थी उन दिनों में घरों की छतों पर भागने की आवाजें आती थी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने अपने घरों की छतों के ऊपर भी उस मखलूक को देखा था। चौकीदार तक हमारे इलाके में आने से डरता था। चौकीदार भी यही शिकायत करता था कि जब भी मैं इलाके में आता हूँ मुझे ऐसे महसूस होता है कि कोई काले लिबास वाली औरत, कोई काली बुरखा पोश औरत नजर आती है। कभी वो किसी कोने पर नजर आती है तो कभी वो किसी कोने पर। इसलिए चौकीदार भी डरने लग गया। फिर जब वो बुजुर्ग आए, उन्होंने पढ़ाई की, उसको रोका, उसको समझाया, तब उस मखलूक ने हमारी जान छोड़ी। लेकिन उस चीज का खौफ इतना लोगों में बन गया, इतना लोगों में बन गया कि कोई भी देर रात के भी इस सड़क के पास से नहीं गुजरता। आपको शायद पता नहीं था कि इस इलाके में ये सब हुआ है, आप गलती से उसी साइड पर चले गए। ऊपर से फिर आपके पास जैसे वो गजरे वगैरह थे। हमने ये भी सुना है कि जो पिछले पहली मखलूक होती है, जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें आफतें होती हैं, ये आशिक होती हैं ऐसी चीजों पर। और जब भी कोई इनको लेकर गुजरे, पहन कर जाए, वहां पर मौजूद हो, तो ये उसके पीछे आती हैं। हमारे अपने घर में चमेली के पौधे थे, हमारे घर से भी ऐसी ही आवाजें आती थी रात को। हमारे घर में से तो हमारे सेन में से किसी औरत के हंसने की आवाजें आती थी। तो फिर मेरी अम्मी को ख्वाब आया कि खौफनाक चेहरे वाली औरत उन फूलों के साथ बैठती है, खेलती है। अम्मी ने वो सारे फूल घर से बाहर फेंके नहीं थे, एक जगह पर रखवा दिए थे। फिर हमारे घर से आवाजें नहीं आती थी। बिल्कुल आप अपना ख्याल करें अंकल, जब आपके लिए मामला ठीक हो तो अब तब आइएगा। उसके बाद हम लोग वहां से वापस आ गए। मैंने अपने दोस्त को भी दूर से बरगद का वो पुराना दरख्त भी दिखाया। तकरीबन 1 माह के बाद अंकल असलम दोबारा हमारे मोहल्ले में आना शुरू हो गए, लेकिन अब वो देर रात के नहीं आते थे। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 बजे के दरमियान आते थे और एक जगह पर खड़े होते थे जहां पर हमारे इलाके का चौक था।
फिर सभी इलाके के लोग जिसको जो ड्राई फ्रूट लेना होता था, मूंगफली लेनी होती थी, उनके पास आते थे, वो लेते थे और फिर उसके बाद वो देर रात होने से पहले वहां से चले जाया करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे। ये हम लोगों के इलाके की एक ऐसी कहानी थी जिसको आज भी जब सर्दी के मौसम में लोग याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी आज से तकरीबन 15 बरस पुरानी है। अंकल असलम उसके बाद बहुत कम हमारे इलाके में आते थे, कभी कभार दिन में भी आ जाते थे, दोपहर में भी आ जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आना छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो कहते थे कि मैं इस इलाके में भी नहीं आ सकता, जैसे मैं इस इलाके में कदम रखता हूँ मैं आता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा सर भारी हो जाता है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि कोई मुझे तंग कर रहा है, डरा रहा है। तो ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज भी वहां पर वो पुराना दरख्त मौजूद है, आज भी लोग सर्दी की सुनसान रातों में वहां जाने से डरते हैं। ये हमारे इलाके की कहानी। बहुत शुक्रिया राहत आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि बरगद के जो दरख्त होते हैं वो बहुत ज्यादा जैसे पुराने होते हैं, उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए अगर वहां पर किसी चीज का बसेरा हो और लोग वहां पर देर रात के गुजरे तो वो असरात उनके पीछे भी आते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अपना ख्याल पहले रखना चाहिए, क्योंकि इंसान कमाने के काबिल तभी रहता है जब वो खुद ठीक हो। जब भी घर से निकला करें आयतुल कुर्सी का हिसार करके, सदका खैरात करके निकला करें, ताकि आप लोग आने वाली हर तकलीफ से बच सकें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे एक दो सेंडर्स हैं, उन्होंने भी स्टोरीज शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरीज में मैं वो भी ऑन एयर करूंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज थोड़ी लॉन्ग लेकर आऊं ताकि आप लोगों को पसंद आए। अब से चैनल के ऊपर विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरी सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।